हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आज का लेक्चर हम लोगों का रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम लोग सीरीज चल रही थी और लास्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पे। तो वो सिर्फ पार्ट 1 उसमें लिखा है, तो उसका पार्ट 2 ही है। ठीक है, चिंता मत करिएगा। उसका आधा पोर्सन मतलब कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे उसमें हमने करा दिए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के। ठीक है, बात रही 11th क्लास के, तो अभी 11th क्लास से PYQ मैंने नहीं कराए हैं, खाली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए हैं उसके। तो 11th क्लास से PYQ इसके बाद ही कराऊंगा। ठीक है, तो इसके पहले आप आज मतलब कि पार्ट 1 है, इसका ही पार्ट 1 ही रहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं हैं क्योंकि एक ही 2 क्वेश्चन आता है मैक्सिमम हर ईयर में। ठीक है, मैक्सिमम एक दो से ज़्यादा तो आ नहीं सकता है। मैक्सिमम 2 आते हैं, ज़्यादा 3 हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो वैसे 4-8 नंबर वेटेज लेके चलता है चैप्टर। तो आइए आज का कंप्लीट करते हैं सेशन। और PYQ हुई है, पार्ट 1 ही रहेगा, इसमें सेकंड नहीं आएगा। और इसके बाद जेनेटिक्स लाएंगे, तो जेनेटिक्स में जो इनहेरिटेंस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला है उसके कम से कम 3 पार्ट लाऊंगा, 3 पार्ट, क्योंकि उसका जो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हर साल में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल। तो 4 पार्ट कम से कम उसके आएंगे, 3 पार्ट तो आएंगे ही आएंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेशन। और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे थोड़ा उत्साह बना रहे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एमनियोसेंटेसिस के कंटेक्स्ट में कौन सा इनकरेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। बी, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। C, it is usually done when a woman is between 14 to 16 weeks pregnant. It is used for prenatal sex determination. बताइए, एमनियोसेंटेसिस के रिस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट बताना है। अब तक आप लोग सोच ही लिया होगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। बी नंबर क्या है? इनकरेक्ट है इसमें। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार का फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जिसमें फीटल को सेक्स फीटल का जो बेबी बॉर्न होता है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। और इसका डिसऑर्डर टेस्ट होता है क्रोमोसोमल पैटर्न पर, एमनियोटिक फ्लूइड में जो सराउंडेड होता है डेवलप एम्ब्रियो के। मतलब कि क्रोमोसोमल पैटर्न पर जो एम्ब्रियो फ्लूइड, जो एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो की जो एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडेड होता है उस पर बेस्ड होता है इसका डिसऑर्डर का टेस्ट। ठीक है, इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इन्फेंट। ये इन्फेंट का सेक्स पता करने में हेल्प करता है। एंड टू आइडेंटिफाई सब एबनॉर्मेलिटीज़ इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और जो क्रोमोसोम के नंबर पर एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मतलब कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, डिसऑर्डर्स आते हैं हमारी बॉडी पे, उसको डिटर्मिनेशन करने में हेल्प करता है यही एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस। एंड टू डिटेक्ट सर्टेन बायोकेमिकल एंड एंजाइमेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। और कुछ बायोकेमिकल और एंजाइमेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ को भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इट इज़ यूजुअली डन व्हेन वोमन इज़ 14 to 16 प्रेगनेंट। जब वोमन 14 से 16 वीक की प्रेगनेंट होती है तब ये चीज़ देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय बेबी का हार्ट और ये सब मतलब कि काफ़ी सारे पार्ट डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यही कोई 5 मंथ के अराउंड ये चीज़ देखी जाती है। ठीक है, और 5 या 4 मंथ आप कह सकते हो। इट इज़ और मतलब कि क्लेफ्ट प्लेट जो होती है वो डिटेक्टेड होती है अल्ट्रासाउंड के द्वारा। क्लेफ्ट प्लेट, ठीक है, क्लेफ्ट प्लेट में एमनियोसेंटेसिस नहीं होता, क्या होता है? अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा क्या डिटेक्ट करते हैं? डाउन सिंड्रोम, जॉन्डिस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और सेक्स ऑफ द फीटस। कौन सा डिटेक्ट नहीं करते हैं? ढंग से पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए मैंने गलत कर दिया पढ़ने में। क्या कहते हैं? कौन सा डिटेक्ट नहीं करते हैं? डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का डिसऑर्डर है, जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ क्रोमोसोम की वजह से ही होती है उसमें। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी और सेक्स ऑफ द फीटस भी। जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस होता है बर्थ के बाद, किसी बंदे को जॉन्डिस बर्थ के बाद होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जॉन्डिस एक प्रकार का पीलिया भी कहते हैं। इसमें पूरे हाथ पर पीले पीले से दिखने लगते हैं, नेल्स आपके येलो से हो जाएंगे, आँखें मतलब येलो से हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, द परमिसिबल यूज़ ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस इज़ फॉर। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक किसके
लिए मेनली यूज होती है। डिटेक्टिंग फॉर द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न फीटस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और ट्रांसफ़र ऑफ द एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस ऑफ द सरोगेट मदर, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। किसके लिए एमनियोसेंटेसिस टेक्निक परमिसिबल है बताइए। देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एमनियोसेंटेसिस के दौरान नहीं होता क्योंकि वो डिटेक्शन में काम करता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्योंकि डिटेक्शन में काम करता है एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस फीटस के डिटेक्शन में, कैसा उसका सेक्स है। ठीक है, आज के डेट में कुछ लोग इसका अनयूज़ भी करने लगे थे बीच में, तो इसी वजह से गवर्नमेंट को इसको थोड़ा सा बैन करना पड़ा कि मतलब कि आप किसी भी पेरेंट्स को उस फीटस का सेक्स नहीं बताएंगे। ठीक है, सेक्स बताना मना कर दिया था गवर्नमेंट ने, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। ठीक है, फीटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग सेल्स फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड बाय लुकिंग फॉर, मतलब कि यहाँ पर सीधा ये कहा है कि क्रोमोजोम का कौन सा, जब मतलब कि कौन सी प्रोसेस हो रही होती है काइनेटोकोर, कौन सी उस समय क्रोमोजोम में प्रोसेस हो रही थी जिसकी वजह से हम फीटल सेक्स डिटरमाइन कर पाते हैं। कियास्मेटा, बार बॉडीज, काइनेटोकोर या फिर ऑटोजोम, बताइए फीटल सेक्स डिटरमाइन कर पाते हैं। दिस इज ड्यू टू द बार बॉडीज, बार बॉडी के कारण फीटल सेक्स डिटरमाइन कर पाते हैं। ठीक है, बार बॉडी एक प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर है जो कंसिस्टिंग ऑफ अ कंडेंस्ड एक्स क्रोमोजोम, क्या करता है, कंसिस्ट करता है एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, दैट इज़ फाउंड इन नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियाई, कहाँ पाया जाता है, नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियाई पाया जाता है। ओके, और नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियाई में फीमेल मैमल से पाया जाता है बार बॉडीज़। ओके, और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कंटेन करता है फीटल स्किन सेल्स, एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल स्किन सेल्स होते हैं जो स्ट्रेन होते हैं टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ सेक्स क्रोमेटिन, जो कहीं स्ट्रेन किए जाते हैं, स्ट्रेन मतलब कि डाई यूज़ किया जाता है उसमें सेक्स बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, उसके क्रोमेटिन डिटर्मिनेशन कर देते हैं सेक्स के, जिसको हम बार बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी इंडिकेट्स दैट द डेवलपिंग फीटस इन फीमेल, जो बार बॉडी का प्रेजेंस है, द प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी इंडिकेट, बार बॉडी का प्रेजेंस क्या इंडिकेट करता है कि डेवलपिंग फीटस है फीमेल में विद 2 एक्स क्रोमोजोम। कितने एक्स क्रोमोजोम होते हैं, 2। ठीक है, मतलब कि आप ये समझ लीजिए अगर 2 एक्स क्रोमोजोम है तो फीमेल होगी और एक्स वाई है तो मेल होगी, तो मेनली डिटेक्शन क्रोमोजोम को डिटेक्शन का काम करती है बार बॉडीज। ओके, अगला क्वेश्चन कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हार्मोन का रोल है। पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, बैरियर मेथड। देखिए बैरियर मेथड तो सबसे पता लगे आप लोगों के बैरियर में हार्मोन तो रिलीज होगा ही नहीं, क्योंकि बैरियर भाई प्रोटेक्शन है, कॉन्डम से सब यूज़ करते हैं, तो बैरियर वाला हो गया, तो बैरियर वाला ऑप्शन वो गलत हो गया। फिर आता है लैक्टेशनल एमनेरिया। ठीक, इसमें होता है हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, हार्मोन का काम होता है लैक्टेशनल एमेरिया में कि प्रोडक्टिन जब सिक्रीट होता है तो उसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव होता है प्रोडक्ट, क्योंकि जब मतलब कि मदर बेबी को फीड करा रही होती है मिल्क, तो उस समय जब प्रोडक्टिंग हार्मोन के सिक्रेशन के कारण उस समय मतलब कि ओ रिलीज होता ही नहीं है, उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, तो लैक्टेशनल हार्मोन तो हो, लैक्टेशनल एमेरिया हो तो ये हार्मोन सिक्रेट करता है। पिल्स सहेली पिल्स जैसे होती हैं तो ये ओवा को रिलीज नहीं, ओवा का रिलीजमेंट का टाइम बढ़ा देती हैं। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ये भी हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 तक करेक्ट आंसर। बाकी बैरियर मेथड तो होगा ही नहीं, तो ये वाला कट होगा। कॉपर टी तो कॉपर रिलीज करते हैं, ये भी कट हो गया। ठीक है, सेट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, हमें हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस पता करनी है, बताइए। लिपेस लूप, मल्टीलोड 375 वॉल्ट्स, LNG 20, मल्टीलोड 375 प्रोजेस्टा जर्ट और LNG 20 कौन सा है? करेक्ट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेस्टा जर्ट और LNG 20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिपिस लूप एक प्रकार का नॉन मेडिकेटेड IUD है, कैसा है? नॉन मेडिकेटेड IUD है। ठीक है, लिपिस लूप। ओके, और जबकि मल्टीलोड 375 कैसा है? कॉपर रिलीजिंग IUD है। मल्टीलोड 375 कैसा है? ये कॉपर रिलीजिंग IUD है, कॉपर रिलीजिंग होता है मल्टीलोड 375। ओके, और
जो वॉल्ट होता है वो एक प्रकार का बैरियर मेथड होता है जो बर्थ को कंट्रोल करता है, और वॉल्ट एक प्रकार का हेमिस्फेरिकल डोम लाइक रबर होती है, प्लास्टिक जैसे कैप होती है। वॉल्ट उस तरह का होता है विद थिक रिम होती है उसकी, मतलब कि जो फिट हो जाती है वेजिनल सर्विक्स में। कहाँ फिट हो जाती है? वेजिनल सर्विक्स में। मतलब ये कह सकते हो कि वॉल्ट कहाँ पर होती है? मेनली फीमेल से फिट होती है, मेल्स के लिए नहीं होती वॉल्ट। ओके, मेल्स के लिए मेनली कॉन्डम्स होते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज का करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? आयोडीज आर इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड। करेक्ट बताना है, देख लीजिए। आयोडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ। Iodine increases phagocytosis of sperm in the uterus. Iodine suppresses gametogenesis. कौन सा करेक्ट है? सोचिए। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयोडीज इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस। यूट्रस में फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म बढ़ा देता है कौन? आयोडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सी इज द करेक्ट। कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली क्या करता है? बताइए, कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली क्या काम करता है? ब्लॉक्स ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेटेड। मैं आपको पहले बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि क्या करता है, ओवा का रिलीज, मतलब ओवा का रिलीजमेंट में हेल्प करता है। ओवा रिलीज नहीं हो पा ढंग से, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं यूट्रस में और एग को प्रिवेंट करते हैं इम्प्लांटेशन से। ठीक है, सहेली काम मेनली ए होता है, सहेली काम मेनली ए होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन केसेस कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड, भाई ईस्ट्रोजन कंसंट्रेशन, ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को तो ब्लॉक करती है, तो याद होगा ही नहीं। और आयोडी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो एक प्रकार पिल्स है। सहेली क्या है? सहेली एक प्रकार की पिल्स है। इज़ अ पोस्ट कॉइटल नहीं। आप ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर आप लोगों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ अ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज इज। कॉपर आयन का कॉपर रिलीजिंग आयोडी में क्या फंक्शन है? ये इनहिबिट करते गैमेटोजेनेसिस, दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कॉपर आयंस का फंक्शन बताना है। बताइए क्या फंक्शन है? देखिए, कॉपर आयंस जो होते हैं वो सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को स्पर्म्स की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आप लोगों का। कॉपर रिलीजिंग जो आयोडी होते हैं कौन कौन से? कॉपर टी, कॉपर रिलीजिंग आयोडी बता रहा हूँ, LNG-20। कौन से? LNG-20। ठीक है, ये कहाँ प्लेस होते हैं? यूट्रस में प्लेस किया जाता है फीमेल्स के। ये एफिशिएंट होते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड में। ठीक है, कॉपर आयन रिलीज करते हैं और सप्रेस करते हैं मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। क्या करते हैं? कॉपर आयन रिलीज करते हैं और सप्रेस करते हैं मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। हार्मोन रिलीजिंग आयोडी बताना है। LNG-20, लिपिस लूप, मल्टीलोर 375 और CU7। हार्मोन रिलीजिंग आयोडी LNG-20 इज़ द हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। ये कॉपर 7 कॉपर रिलीज़ करती है, ये भी कॉपर वाली रिलीज़ करती है, लिपिस लूप नहीं होता। हार्मोन रिलीजिंग होती है LNG-20। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है? नो स्पर्म ऑकर इन द सेमिनल फ्लूइड, या फिर नो स्पर्म ऑकर इन द एपिडाइडिमिस। इनकरेक्ट बताना है, ध्यान दीजिएगा क्या करना है, इनकरेक्ट बताना है। मैं बता रहा हूँ एग्जाम में अगर आपने इनकरेक्ट और करेक्ट में थोड़ा सा भी गलती की, आपका आंसर गलत हो जाना है, समझ लीजिएगा। थोड़ा सा भी गलती की आपका आंसर गलत हो जाना है। या फिर वास्ट डिफरेंस इज कट एंड टाइड एंड इरिवर्सिबिलिटी स्टेरिलिटी। वैसेक्टॉमी के इनकरेक्ट बताना है। लास्ट ऑप्शन से पढ़ते हैं। वैसेक्टॉमी जब हमारी कट की जाती है, वास्ट डिफरेंस की जाती है, वैसेक्टॉमी प्रोसेस कहते हैं वास्ट डिफरेंस को कट करना। ठीक है, क्योंकि वैसेक्टॉमी में एक स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट डिफरेंस को कट किया जाता है, रिमूव किया जाता है और टाइड अप किया जाता है, थोड़ा स्मॉल कट स्क्रॉटम में।
स्क्रॉटम स्मॉल कट करके वहाँ पर टाइड अप किया जाता है वैसेक्टोमी को, सॉरी वाश डिफरेंस को। ओके, ये प्रिवेंट करता है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को, जो कि मेनली मतलब मेल की प्रोसेस को ही कहते हैं वैसेक्टोमी। की रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है, मतलब इरिवर्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी तो डी तो करेक्ट होगा हमारा। वाश डिफरेंस कट किया था, टाइट किया था, ये भी सही है। लेकिन एपिडाइडिस में कोई स्पर्म नहीं होता। एपिडाइडिस में होता है, सेमिनल फ्लूइड में नहीं होता स्पर्म, क्योंकि सेमिनल फ्लूइड तो निकलेगा ही, सेमिनल फ्लूइड में स्पर्म्स नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, नो स्पर्म इन द एपिडाइडिमिस। अभी बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव का डिफाइंड एक्शन नहीं बताता है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन इन आईयूडीज, increases phagocytosis of sperm and suppresses motility and fertilizing capacity of sperm। देखिए सोच लिया आंसर, सोच लीजिए, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए आंसर्स का। आइए हम करते हैं। आईओडीज जो होते हैं उनका काम ही होता है कि स्पर्म से मोटिलिटी को फैगोसाइटोसिस करते हैं स्पर्म्स का, और उसकी मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो याद हमारा करेक्ट हो गया। बैरियर मेथड फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करते हैं, उनका यही काम ही है, ये भी करेक्ट हो गया। वैसेक्टोमी स्पर्मेटोजेनेसिस को नहीं प्रिवेंट करता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस एक तरह की सीरीज होती है सेल डिवीजन की, जो टेस्टिस में होती है, जो रिजल्ट करती है स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स के फॉर्मेशन प्रोडक्शन को। स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स के प्रोडक्शन में मतलब हेल्प करती है मेनली, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। तो भाई साहब वैसेक्टोमी स्पर्मेटोजेनेसिस को नहीं मतलब प्रिवेंट करती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर आप लोगों का, ठीक है। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, जस्ट अ सेकेंड, बी इज़ द करेक्ट। ओके, बाकी हार्मोनल जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ द स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन। हार्मोन्स रिलीज करके वो स्पर्म्स को ही मार देते हैं मेनली, और ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका बी इज़ द करेक्ट। ट्यूबेक्टोमी इज़ द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच, किस में होती है? सबसे पहली बात तो आपकी ध्यान होना चाहिए कि ट्यूबेक्टोमी होती किस में है। ट्यूबेक्टोमी होती मेनली फीमेल्स में। कहाँ पर होती है? फीमेल्स में, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, ओवरीज आर सर्जिकली रिमूव्ड, स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, यूट्रस इज सर्जिकली रिमूव्ड। कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताइए, बताइए। देखिए ट्यूबेक्टोमी एक मेथड होती है स्टरलाइजेशन की, जिसमें क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव एंड टाइड अप। फैलोपियन ट्यूब को इसमें काटते हैं स्मॉल पार्ट और टाइड अप कर देते हैं। ओवरीज को रिमूव नहीं करते, तो हमारा ये तो गलत हो गया। ओवरीज को नहीं रिमूव करते, और ना ही और वास्ट डिफरेंस तो होती नहीं है यार, फीमेल्स वास्ट डिफरेंस कहाँ से आ गई? यूट्रस कहाँ से रिमूव करेंगे? यूट्रस भी नहीं रिमूव करेंगे, ठीक है। और मतलब कि फैलोपियन ट्यूब के स्मॉल पार्ट को कट करते हैं, जिसकी वजह से ओवा का इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। ओवर रिलीजमेंट नहीं होगा तो फर्टिलाइज कहाँ होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। हार्मोन रिलीजिंग, देखिए वही रिपीटेड क्वेश्चन है, हार्मोन रिलीजिंग पूछा है, फिर से वही आंसर होगा आप लोगों का। आंसर तो वही होना है, क्योंकि वॉल तक रबर होती है, तो अगला तो आपको करेक्ट हो गया। सर्विकल का भी फीमेल्स लगाई जाती है, ये भी करेक्ट होगा। ये कॉपर रिलीज करते हैं, ऑप्शन नंबर 20 तक करेक्ट। LNG-20 रिलीज करता है हार्मोन, क्या करता है ये? और IUD है हार्मोन रिलीजिंग। ओके, बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है। कौन सा नहीं है? ठीक है। कॉन्डम्स, पिल्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, और लिपिस लूप, ट्यूबेक्टोमी। कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है, बताइए, सोच लीजिए। कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं इसने कहा है। कॉन्डम्स तो भाई मेल वेयर करते हैं, फीमेल के लिए भी होते हैं, तो ये तो होगा। ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। पिल्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन पिल्स नहीं होते भाई साहब, क्योंकि ऑक्सीटोसिन होता है वो बर्थ हार्मोन होता है, ठीक है, और वैसोप्रेसिन होता है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है,
जो क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है वाटर को रीनल ट्यूब्यूल से टू कंजर्व द वाटर इन द बॉडी। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है रीनल ट्यूब्यूल से, जिसकी वजह से वाटर कंजर्व होता है बॉडी में। इनका कोई भी रोल कॉन्ट्रासेप्शन में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिपिस लूप तो भाई होता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो ये भी गलत होगा। ट्यूबेक्टोमी तो फीमेल्स में होती है। बताइए इसमें क्या कर रहे हैं, ओवेरियन कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये तो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वैसेक्टोमी तो होगा ही नहीं। अब बताइए ओवेरियन कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है। सबसे पहली बात तो ये कैंसर के प्रोसेस नहीं, ये ट्यूबेक्टोमी है। ये कैंसर नहीं शो कर रहा है, ट्यूबेक्टोमी शो कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्यूबेक्टोमी। ये देखिए यहाँ से कट कर रहा है, ये देखिए दोनों साइड से, यहाँ देखिए कट कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस है। कैसी है ये, ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस है। ओके, which of the following is the most widely accepted method of contraception in India? इंडिया सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है, सबसे एक्सेप्टेड है? सर्वाइकल कैप, ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम, आयोडीज। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड बत कहा है। देखिए लोग क्या करते हैं कि लोगों को अपने अंदर किसी प्रकार की चीज़ डलवाना पसंद नहीं है। डलवाना पसंद है, लेकिन क्या कहते हैं कि वो कैप्स नहीं पसंद करते, ऐसा माना जाता है। बाकी जब ऐसा हो तो ट्यूबेक्टोमी तो भाई बहुत थोड़ा महंगी प्रोसेस होती है, तो ट्यूबेक्टोमी जल्दी कोई कराता नहीं है, क्योंकि इसमें रिवर्सिबल की प्रोसेस मुश्किल होती है। तो ट्यूबेक्टोमी कोई कराता नहीं, जल्दी कराते हैं जो बहुत बिल्कुल जो चाहिए ही नहीं चाहिए इनको। डायफ्राक्स में इंडिया में नहीं मोस्ट एक्सेप्टेड है। ठीक है, सर्वाइकल कैप भी नहीं है, आयोडीज़ हैं। इंडिया में मोस्ट एक्सेप्टेड आयोडीज़ होते हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइस मेनली यही यूज़ किए जाते हैं मेनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, जो क्या करते हैं, दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यूट्रस को अनसुटेबल करते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, या फिर ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं। कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस का क्या करते हैं, वो फंक्शन बताना है। ये मेनली काम करते हैं सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ठीक है, जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं, कॉपर टी, LNG20, मल्टीलोड 375, ठीक है, Cu7, ये मेनली कॉपर रिलीजिंग आयंस मतलब कि आयंस होते हैं। ये प्लेस्ड होते हैं यूट्रस के फीमेल्स में, फीमेल के यूट्रस में प्लेस्ड होते हैं, किए जाते हैं। ठीक है, ये एफिशिएंट होते हैं क्या के लिए, बर्थ कंट्रोल मेथड के लिए। कॉपर आयन रिलीज करके ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की जहाँ मोटिलिटी मतलब कि स्पर्म की जहाँ मोटिलिटी रिड्यूस हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलें। मैचिंग बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, करेक्ट मैच बताना कौन सा कहाँ मिलेगा। पिल, आपको सबसे पहले सोचना चाहिए पिल का फंक्शन, पिल क्या काहे के लिए होती है। कॉन्डम काहे के लिए होती है। वॉसेक्टोमी काहे के लिए होती है। कॉपर टी काहे के लिए होती है। अभी हमने पढ़ा कॉपर टी स्पर्म को मोटिलिटी रिड्यूस करती है, इसकी वजह से स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऑप्शन नंबर डी का तो फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का तो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए वैसेक्टोमी क्या करती है। वैसेक्टोमी सीमेन में स्पर्म्स नहीं होते। वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस जब रिड्यूस करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था सीमेंस में स्पर्म्स नहीं मिलते हैं। सीमेन तो होगा लेकिन स्पर्म नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ हो जाएगा। अब देख लीजिए इसी के हिसाब से तो डी का वन और सॉरी आई एम सॉरी एक सेकंड मैंने गलती कर दी। ये इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। आई एम रियली सॉरी। कॉपर टी का काम क्या है, इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। वैसेक्टोमी स्पर्म कंटेन नहीं करते वैसेक्टोमी में, मतलब कि सेमन में स्पर्म्स नहीं होते। ठीक है, कॉन्डम क्या करता है, कॉन्डम स्पर्म को पहुंचने में रोकता है, जो कि क्या करता है कॉन्डम जहाँ कॉन्डम होता है उसी में ही स्पर्म्स रह जाते हैं। और पिल ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो ए का थर्ड ये तो ए होगा या तो सी होगा, और बी का फर्स्ट, ये सी नंबर पर करेक्ट आंसर है। सी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर।
आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कॉपर टी मैंने गलत लगा दिया सर, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। कॉपर टी का फंक्शन बताना है, अभी पीछे पड़ा है। कॉपर टी का फंक्शन पीछे पड़ा है, फिर से देख लीजिए। कॉपर टी क्या करता है, इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करता है। क्या करता है, इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करता है। ओव्यूलेशन इनहिबिट करता है, नहीं। इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, सोच लीजिए, फर्टिलाइजेशन इनहिबिट करता है। इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। करेक्ट आंसर भी आपका हो गया। इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, नहीं। इनहिबिट केमिटोजेनेसिस, नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप सोच रहे हो ब्लास्टोसिस्ट नहीं, कहीं नहीं करता, ब्लास्टोसिस्ट तो भाई बनने का ही नहीं। ब्लास्टोसिस्ट कब बनेगा, जब मोरुला स्टेजेज होती हैं तब ब्लास्टोसिस्ट बनता है। जब मोरुला ये सब स्टेजेज होती हैं, वो तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये सब प्रोसेस होती है मोरुला वाली, तो ये तो भाई होगा ही नहीं। मुझे पता है आप लोग दिमाग में चल रहा हो कि इम्प्लांटेशन इन्वेट करता है, तो ब्लास्टोसिस्ट वाला आंसर कहीं नहीं हुआ। इसी वजह से नहीं होगा कि मोरुला वाली स्टेज होती है, जब मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोमियस बनते हैं, वो वाली स्टेज है ये। गैमेटोजेनेसिस इनहिबिट करती है जी नहीं। फर्टिलाइजेशन इनहिबिट करती है, जब इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं। 20 तक करेक्ट। ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है जी नहीं, ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 तक करेक्ट, ध्यान रखिएगा। मुझे पता है, जब आगे बढ़ गया तो मैं सोचा कि आप लोग यही सोच रहे होंगे, इसी वजह से मैंने बैक हुआ वाला क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का वर्क बताना है जो प्रेजेंट होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में। ठीक है, क्या प्रोजेस्टेरॉन का वर्क होता है, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं, oogenesis को चेक करते हैं। अरे चेक कौन करता है भाई, चेक कौन करता है ना। टू चेक एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द सर्विक्स, प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन एंट्री ऑफ द स्पर्म को चेक करना, बिल्कुल नहीं। एंड टू मेक इट एक्टिव, ना। चेक भाई चेक तो करते ही नहीं, मिल लिया ये तो सब इनका सीधा फंक्शन होता है। चेक क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं सीधा। तो इनहिबिट ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। टैबलेट टू प्रिवेंट मेल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन, जो टैबलेट मेल कॉन्ट्रासेप्टिव को प्रिवेंट करते हैं वो क्या कंटेन करते हैं बताइए। जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव को प्रिवेंट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH, बोथ B एंड C। जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव को प्रिवेंट करते हैं वो कंटेन करते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या करते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंटेन करते हैं, उसमें होता है जो कॉन्ट्रासेप्टिव को, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव को प्रिवेंट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, बताइए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताना है। थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। भाई साहब यहाँ पर पहले तो सेक्स वाली बात हो रही थी, यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन तो आएगा नहीं। ठीक है, थायरॉक्सिन भी नहीं आएगा। अब बात आती है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पर कहा इसने कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन तो सीक्रेट होता है प्यूटरिटी से, तो प्रोजेस्टेरॉन इज द करेक्ट आंसर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हम LH नहीं लेते हैं, LH लेते नहीं हैं, प्रोजेस्टेरॉन लेते हैं। ओके, लीगल मेथड बताना बर्थ कंट्रोल का। बाय हैविंग कॉइटस ऑफ एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक। मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ना फिर कहना नहीं बताया नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन होगा। जो मोस्ट कॉमन टाइप का पिल होता है, कंबाइंड होता है, कंबाइंड पिल कहते हैं उसको। जो मोस्ट कॉमन टाइप पिल होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंबाइंड पिल। ठीक है, वो कंटेन करता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टिन, जो प्रोजेस्टेरॉन की तरह एक्ट करता है, और ईस्ट्रोजन। क्या किसका कॉम्बिनेशन होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टिन और ईस्ट्रोजन का। सिंथेटिक प्रोजेस्टिन को हम सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन की तरह भी एक्ट करता है, प्रोजेस्टेरॉन की तरह ही एक्ट करता है। ठीक है, और जो कंबाइंड पिल होते हैं वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं ओव्यूलेशन को बाय इनहिबिटिंग द नॉर्मल रिलीज ऑफ FSH एंड LH। ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ द FSH एंड LH, जो पिट्यूटरी से रिलीज होता है। आए समझ में, वे मिमिक करते हैं, मतलब रोकते हैं द हार्मोन प्रोड्यूस बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, जो कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन प्रोड्यूस होता है और कॉज करता है यूट्राइन वॉल्स में, उसको थिकन करने में। उसको क्या करते हैं, मिमिक करते हैं, रोकते हैं।
ठीक है, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता है, और सप्रेस करते हैं रिलीज ऑफ द एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच को सप्रेस करते, दबाते हैं, रोकते हैं। मेनली प्रोजेस्टेरॉन का काम ये होता है। आया समझ में? ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप के पिल को हम कहते हैं कंबाइंड पिल, जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का होता है। ओके, अब चलें आगे। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल इस लीगल मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल कहना है, बताइए। बाय हैविंग कॉइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, बाय अ प्री मैच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग कॉइटस, एबॉर्शन बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन, या फिर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कॉइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। लीगल मेथड बताना है बर्थ कंट्रोल का, कौन सा करेक्ट होगा? बर्थ कंट्रोल का लीगल मेथड बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, एबॉर्शन बाय टेकिंग द एप्रोप्रिएट मेडिसिन, ये बर्थ कंट्रोल का लीगल मेथड। ठीक है, बाकी प्री मैच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग कॉइटस ना, बाय हैविंग कॉइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक ना, बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कॉइटस डे 10 to 17, भाई साहब 14 डे पर तो मेंस्ट्रुए वो रिलीज होता है ओवा, तो ये कैसे हो सकता है? डी भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन होती प्रेगनेंसी की, वो बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन। कैसे होती? बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन बिफोर द फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। डिफिनेशन बता रहा हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चाहे लिख लीजिए, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन, अप्रोप्रिएट मेडिसिन को लेने पर बिफोर द फुल टर्म, फुल टर्म होने से पहले, मतलब कि फुल द पूरे प्रोसेस प्रेगनेंसी वाली पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने पर उसके पहले, इस कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट रोक देती है। इसको हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर सेफ अप टू हाउ मेनी वीक, कितने वीक तक सेफ मानी जा सकती है? 8 वीक, 12 वीक, 18 वीक, 6 वीक। इट इज़ सेफ अप टू 12 वीक, 3 मंथ तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक उसको सेफ मानते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को 12 वीक तक सेफ मानते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। और ये इसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, इसमें रिस्कियर हो जाता है कि फीटस को इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द मैटरनल टिश्यू, क्योंकि वो क्या होता है कि मदर के टिश्यू से अटैच होने लगता है, जिसकी वजह से उसको टर्मिनेट करने पर प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से 12 वीक स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मेडिकल टर्मिनेशन अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो ज़्यादा सही है। ओके, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर एस डायरेक्ट देयर आफ्टर। ऑप्शन नंबर 1, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली सेफ होता है, अभी पीछे पढ़ा है तो ये बात आपका करेक्ट हो गया। करेक्ट कहा है ना? ठीक है, आप लोगों का फर्स्ट बात तो करेक्ट हो गया, पीछे पढ़ा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे ही सेफ होती है। ओके, जनरली चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर नील until mother breast feeds the infant up to 2 years। भाई साहब पहले बात तो 2 years तक मदर कभी फीड कराती नहीं अपने बेबी को, बहुत मेनली रेयर केसेस 2 years तक फीड कराती, मेनली 6 मंथ तक ही मदर फीड कराती है अपने बेबी को अपना ही मिल्क। ठीक है, क्योंकि 6 मंथ के बाद अपना जो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन का हार्मोन है वो डाउन होने लगता है, इसकी वजह से मदर ज़्यादा समय तक फीड नहीं करा सकती। तो भाई साहब नील कहाँ से हो जाएगी? क्योंकि जब आफ्टर 6 मंथ के बाद ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है वापस उसी तरह, तो भाई साहब उस समय प्रेगनेंसी होने के चांसेस होती हैं। तो ये आपसे गलत हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं होगा। ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन। भाई साहब कॉपर टी है, ये तो कॉपर रिलीज करती हैं, तो इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन तो होगा ही, तो यार तो करेक्ट हो गया। फर्स्ट और करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। लास्ट वाला पढ़ ले, कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स मे टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर कॉइटस टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। कॉइटस के बाद नहीं, कॉइटस के पहले, कॉइटस के बाद नहीं, कॉइटस के पहले ही ये वर्क करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है आपका।
हमें बताना है ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बताना है। कैसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो सेक्स के द्वारा ट्रांसमिट होती हैं? गॉनरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, गॉनरिया, मलेरिया, जेनिटल हर्पीस, एड्स, मलेरिया, फिलेरिया, कैंसर, एड्स, सिफिलिस। देखिए लास्ट ऑप्शन से चलें। सिफिलिस तो भाई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है, लेकिन कैंसर नहीं है, कैंसर सेक्स के द्वारा नहीं फैलती है, एड्स फैलती है सेक्स के द्वारा। मलेरिया सेक्स के द्वारा नहीं फैलता, मलेरिया सेक्स के द्वारा नहीं फैलता। सिफिलिस, गॉनरिया और जेनिटल हर्पीस, दीज आर द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज द करेक्ट। गॉनरिया, सिफिलिस और जेनिटल हर्पीस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि मलेरिया प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम से फैलता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से, प्लाज्मोडियम मलेरिया से फैलता है मलेरिया, तो ये वाला नहीं होगा। और एड्स होता है लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मलेरिया नहीं होता है, ठीक है। फिलेरिया भी नहीं होता है, फिलेरिया भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता है, ठीक है। और कैंसर भी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आप लोगों का। सो फाइनली गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह हमारे साथ वीडियो बने रहे तो आगे ही हम लोग पूरी PYQs सभी के करेंगे। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों कंप्लीट करेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। पहले बायो कंप्लीट कर लें, फिर फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, चाहे केमिस्ट्री कर लें फिर फिजिक्स कर लेंगे। तो सभी के PYQs कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लाएंगे, ठीक है। वहाँ से हो सकेगा तो पहले मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री ना करेंगे, अगर हो सकेगा तो कर लेंगे, नहीं हो पाएगा तो नहीं कर पाएंगे। वैसे ज़्यादा मेरे साथ बायो ही करेंगे, मेनली बायो की प्रैक्टिस करेंगे। आपको यहाँ बायो की बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हर प्रकार से क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा मैं। तो वीडियो को लाइक इसीलिए यार कम से कम चैनल सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नई वीडियो है तो पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।